जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मेंटोर में। आज की वीडियो हमारी निर्वाणा सीरीज की 7th वीडियो होने जा रही है। इस निर्वाणा सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस निर्वाणा सीरीज में हम जो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो पीवाईक्यू हैं उनको देख रहे हैं। अभी हमने पॉलिटी का एक सेक्शन है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, इस टॉपिक को उठाया है। इस टॉपिक पर जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, ठीक है, इन चारों एग्जाम में, उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब जो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 में उल्लिखित प्रावधानों के अपवाद है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट enumerated in आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19? तो कोई इसका आंसर बता सकता है? यदि किसी को मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, तो चलो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आर्टिकल 31 ए, इसको हिंदी में बोलते क, 31 क और 31 ग, 31 ग। ठीक है, तो चलो इसको बात करते हैं 31 ए क्या है। तो 31 ए, आर्टिकल 31 ए में ये बोला गया है कि राज्य द्वारा जो स्टेट है, ठीक है, इसके द्वारा कोई कानून लाकर किसी संपत्ति का, ठीक है, कोई संपत्ति है या प्रॉपर्टी है, इसका अधिग्रहण हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अधिग्रहण। तो इस कानून को, ठीक है, इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि इस कानून ने अनुच्छेद, आर्टिकल, इसका आर्टिकल अनुच्छेद 14 और 19 का वॉयलेशन किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 31 ए। अब बात करें 31 सी, 31 ग क्या है, ये क्या है? तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 में। ठीक है, ये 25th है। ठीक है, 25th। तो इसमें क्या किया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया 31 ग, इसे सी बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया कि जो 39, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, ठीक है, जो ये हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है, समाजवादी, जो हमारे सोशलिस्ट वाले, जो हमारे डीपीएसपी हैं, समाजवादी डीपीएसपी हैं, ठीक है, इनको लागू करने के लिए यदि सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है, तो इस कानून को इस आधार पर नल एंड वॉइड या शून्य, ठीक है, नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, शून्य इस आधार पर घोषित नहीं किया जाएगा कि इस कानून ने अनुच्छेद 14 और 19 का वॉयलेशन किया है या उल्लंघन किया है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको? तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकार, मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 का अंश नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, अब आपको फंडामेंटल राइट याद हो तो आप इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम इसका आंसर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल याद है आपको? ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, तो ये तो पार्ट 3 का भाग है। फिर कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 24। तो ये भी पार्ट 3 का भाग है। किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, ये क्या है? आर्टिकल 19 का भाग है। ठीक है, अब देखें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये जो है, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये पार्ट 3 का भाग नहीं है। अब ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 43 का, 43 का मतलब ए।
43A में ये आता है। ठीक है, अब ये कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था डीपीएसपी में? कब जोड़ा गया ये जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 43A। उसमें क्या प्रावधान किया गया? उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। ठीक है, तो ये आपका यहां से ये आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको आर्टिकल 23, 24 ये याद करना है। ये एक बार पढ़ना अच्छे से। कल आपने क्या देखा था? जो हमारे धर्म वाले अधिकार थे ना, धार्मिक अधिकार जो होते हैं 25 से 28, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? ठीक, क्वेश्चन जो हमने किए थे तो हमारे 29, 30 जो है, ठीक है, ये आपने कर लिया। आज आपका क्या है? आपको आर्टिकल 23 और 24 ये अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 भी रिवाइज करना है। ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी की बात रही तो डीपीएसपी हम आने वाले जो सेक्शन होगा, ठीक है, इसके बाद आने वाले जो सेक्शन हम करेंगे, अभी तो फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, इसके बाद डीपीएसपी करेंगे, तब आप डीपीएसपी का भी रिवीजन वहां कर लेना। ठीक है, अभी आप फंडामेंटल राइट जो है उसके रिवीजन कीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? अब इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। ये ये फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया। ये फायदा होता है पीवाईक्यू करने का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है उसमें ड्यूअल जियोपार्डी जो है उसके बारे में बात की गई है। तो इसका पूरा नाम क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसमें इंग्लिश में आप देख लीजिएगा क्या इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये जिसको मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में इसका नाम टाइप कर दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 20 का पूरा नाम क्या है? तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ना कि सिविल से ऐसा क्वेश्चन ना ही सिविल सर्विसेज में पूछा आज तक। ठीक है, और ना ही कोई कोचिंग वाला ऐसी टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32? स्टेटमेंट पढ़िए। व्यथित व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय से उपचार उपाय पा सकता है, इस आधार पर मना कर दे। द एग्रीव्ड पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट। ठीक है, तो या तो इस आधार पर मना कर दे कि विवाद, दूसरा देखें तो कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। ठीक है, दैट दिस डिस्प्यूट फैक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, या इस आधार पर जो हमारा उच्चतम न्यायालय वो मना कर सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो, दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंग्ड, या इस आधार पर अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय राहत देने से मना कर सकता है। या फिर कि याचिकाकर्ता ने उसके मामले वाद पर प्रायोज्य समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है, दैट द पिटिशनर हैज नॉट आस्क्ड फॉर द प्रॉपर रिट एप्लीकेबल टू हिज हर केस। आर्टिकल 32 आपने पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने कल भी दिया था आपको आर्टिकल 32 पढ़ने के लिए। ठीक है, आज भी 32 का जो है क्वेश्चन आ गया। तो जिसको मालूम हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। जब मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो तब उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन राहत देने से मना कर सकता है। ठीक है, दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा देखने को नहीं मिलता, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप कहीं नोट कर लीजिए इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा ना। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार परीक्षा का आदेश को वारंट टू रीड जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है? क्या बोला है? शर्त नहीं है। इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। नोट पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन? क्या बोल रहा है? नेसेसरी कंडीशन।
फॉर द इश्यू ऑफ अ रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो, ठीक है, मैंने आपको कल दिया था, है ना, जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसको पढ़ने के लिए, है ना। आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा, तो अब इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो है आंसर देने वाला ये आपका है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब देखते हैं, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको बताना था, लेकिन गिनती के 3-4 लोग जो हैं उन्होंने आंसर दिया, ठीक है। 3-4 जो लोग हैं उन्हीं ने आंसर दिया, बाकी लोग सब शांत हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यदि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका ही फायदा है, आप रिकॉल करेंगे चीज़ों को, ठीक है। जब रिकॉल होती हैं चीज़ें, आप दिमाग लगाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ रिटेन कर जाते हैं आप दिमाग में। जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे तो रिटेन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। रिकॉल कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा कल वाला क्वेश्चन जिसका आंसर मेरे को बताना था आज आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको कल पूछा था, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज इशू टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल? तो इसका आंसर क्या है? उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण सर्ट्यूररी जो है, ठीक है, उत्प्रेषण सर्ट्यूररी जो है इसका आंसर है। ये देखो, कल जो को वारंट ऑप्शन में था, आज आपको क्वेश्चन में मिल गया, ठीक है। उसी तरह क्या पता नेक्स्ट टाइम पे आपको जो परमादेश है, मेंडमस है या प्रोहिबिशन है, यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, आपको क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है। तो आपको सबके बारे में मालूम होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आप इसको आराम से जाके अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ी सी यदि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है तो किस में हो सकती है? प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी में, इन दो में हो सकती है, प्रतिषेध उत्प्रेषण में, ठीक है। तो आपको जो कन्फ्यूजन होगी इन दोनों में होगी, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे प्रोहिबिशन है, ठीक है, तो चलो समझो, पहले एक कोर्ट है, ये अपर कोर्ट है, ये लोअर कोर्ट है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन रिट कब जारी की जाती है? जब जो लोअर कोर्ट है इसने डिसीजन नहीं दिया है, ठीक है, देने वाला है लेकिन अपर कोर्ट ने रोक दिया कि भाई ये डिसीजन आपके दायरे में नहीं आता, इसको रोक दो। और सर्ट्यूररी जो उत्प्रेषण है ये कब होता है? ये अपर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ठीक है। जब लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, जब डिसीजन दे दिया उसके बाद जो अपर कोर्ट है ये एक रिट जारी करती है कि भाई ये जो तुमने डिसीजन दिया है इसे रद्द कीजिए, ठीक है, और ये तुम्हारे दायरे में नहीं आता, इसको हमारे पास वापस भेजिए। तो ये अंतर होता है प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी में, प्रतिषेध उत्प्रेषण में, कि ये जो प्रोहिबिशन है ये डिसीजन देने से पहले जारी किया जाता है और ये डिसीजन देने के बाद जारी किया जाता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया, ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपको, लेकिन मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की आपको इसको, ठीक है। और आप जाके लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो ये पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, आप ये पीडीएफ जो है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप पार्टिसिपेशन कीजिए, जिससे आपको ही फायदा होने वाला है। थैंक यू।